हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को एस गुप्ता पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि विदेशी हमले कौन कौन हुए थे, जिनमें हिंद यूनानी लोग, उसके बाद शक लोग, उसके बाद पल्लव वंश, ये सभी के बारे में पढ़े थे। आज हम शुरू से डिटेल में जानेंगे कि भारत पर सबसे पहली बार कौन विदेशी हमला किया था, उसके बाद कौन कौन आया। तो शुरू करते हैं इसके बारे में। भारत पर विदेशी हमले सबसे पहले जो किया था उसका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस लोग पहली बार भारत पर हमला किया था। इसके बाद दूसरा नंबर पे आया था सिकंदर। सिकंदर के बारे में हर कोई जानता है, इसको अलेक्जेंडर भी कहते हैं। ये किसके समकालीन आया था? ये धनानंद के समकालीन आया था। इसके बारे में बात करें तो ये रहने वाला था यूनान के, और वहाँ से ये आया था इराक, ईरान, उसके बाद यहाँ पे सिंध जो अभी वर्तमान में अफगानिस्तान है, उसके बाद तक्षशिला जो पाकिस्तान है, ये सभी को जीतते हुए आया था। उसके बाद फिर पंजाब के पोरस से लड़ाई लड़ने के बाद फिर यहाँ धनानंद था। मगध साम्राज्य उस समय था, बहुत बड़ा साम्राज्य था उस समय के लिए, तो यहाँ पे बहुत बड़ी सेना थी मगध साम्राज्य में, इसलिए भी। और चाणक्य के नीति के अनुसार ये यहाँ से घूम जाता है, और घूमने के बाद इसका मृत्यु भी हो जाता है। और मृत्यु जब हो जाता है तो ये सिंध और जितना भी पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र है अपना सेनापति सिलियूकस निकेटर को दे देता है। और सिलियूकस निकेटर से फिर चाणक्य के जो चेला थे चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य यहाँ स्थापित हो जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सिलियूकस निकेटर के बीच लड़ाई होता है, और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। और जितना भी अफगानिस्तान पाकिस्तान उस समय के बारे में बात करें तो तक्षशिला और सिंध, गंधार, ये सारे क्षेत्र आ जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के क्षेत्र में। इसीलिए सबसे पहली बार अखंड भारत पर जो राज करने वाला राजा था वो कौन था? इसी का बाद, इसको जो मारने के बाद जो राजा आया, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कोई भी राजा ऐसा नहीं था जो विदेशी हमले कर सके। इसके बाद इसका बेटा बना अशोक, जो सबसे बड़ा सम्राट था। उसके सामने तो कोई आना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। ये दोनों के बाद बहुत साल बीत गए, मौर्योत्तर काल भी बीत गया। तब फिर आए कौन? तब आए यहाँ पे, शॉर्ट रूप से बात करें, ISPK लोग आए। ISPK मतलब कौन है? आई मतलब हो गया इंडो ग्रीक, जिसको हिंद यूनानी कहते हैं। इंडो ग्रीक, इसको क्या कहते हैं? हिंद यूनानी हिंदी में। इससे हो गया शक साम्राज्य। उसके बाद पी से पल्लव वंश, उसके बाद के से कुषाण वंश। ये सभी 4 विदेशी लोग थे, और सभी यहाँ पे भारत पर ये दोनों के हमले के बाद ये सभी आए थे, और भारत पर जीत के कुछ दिन शासन भी किया। लेकिन जिससे जैसे भारत के क्षेत्रीय राजा लोग विकसित होते गए और बहुत ज़्यादा ताकतवर होने के कारण ये सभी को हराते गए, और यहाँ से इनको उखाड़ फेंकने में सफल हुए। अब इन चारों के बारे में हम पारी बात करेंगे। इनमें से हम ये इंडो ग्रीक के बारे में बात कर चुके हैं, उसके बाद शक के बारे में बात कर चुके हैं, और पल्लव के भी बात कर चुके हैं। आज बात करेंगे कुषाण के बारे में। यदि आप ये तीनों के बारे में नहीं देखे हैं तो आप पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने अच्छा से बात किया इनके बारे में। हम सबके बारे में बात कर लेते हैं। पहले इंडो ग्रीक के बारे में। इंडो ग्रीक लोग ये आए थे बैक्ट्रिया के क्षेत्र से। एक पहाड़ी क्षेत्र था जिसका नाम था बैक्ट्रिया, वहाँ से ये लोग आए थे। ये लोग बहुत ज़्यादा तेज थे, गणित में तेज थे। यहाँ तक कि इन लोग सोना का सिक्का जो पहली बार भारत में चलाए थे, जो कॉइन सबसे पहली बार भारत में चला था, इन्हीं लोगों के समय में चला था। ये लोग बहुत ज़्यादा तेज थे। ये लोग गणित में भी तेज थे। बहुत बड़े थ्योरम, जो उस समय के बहुत बड़ा थ्योरम भी है जो आज भी प्रचलित है। इनमें एक बड़ा नाम जो आता है अरस्तु का नाम, वो इन्हीं लोगों में से एक थे। अब बात करेंगे इंडो ग्रीक हो गया। ये कहाँ के रहने वाले थे? यूनान, बैक्ट्रिया में रहते थे। बैक्ट्रिया एक पहाड़ी क्षेत्र था, वहाँ से ये लोग आए थे और भारत में घुल मिल गए, और भारत में पहली बार सोना का जो सिक्का चलाया यही लोग चलाए। दूसरा बार बात करते हैं शक संवत के बारे में। शक साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ? ये भी यूनान के रहने वाले थे, लेकिन वहाँ के जो कबीला था जिसका नाम था यूची, वो कबीलों ने इन लोगों को मारकर वहाँ से भगाया। ये कबीला थे मध्य एशिया के जो भी कबीला थे, इन लोगों को मार के भगाने के बाद ये सारे भारत के साइड आने लगे और भारत में ही बसने लगे। शक साम्राज्य के जो सबसे ताकतवर पहला जो राजा माना जाता है, नहपान को माना जाता है, क्योंकि ये इस समय राज कर रहे थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो इनके समय में भी ये राज किया था भारत पर, इसलिए इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि गौतमी पुत्र सातकर्णी के सामने कोई भी राजा टिक नहीं सकता था, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, स्ट्रॉन्ग उनके पास आर्मी था, जिसके कारण
नहपान के बाद फिर आया रुद्रदामन फर्स्ट। रुद्रदामन फर्स्ट नहपान का बेटा था, लेकिन ये अपने समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया और गौतमी पुत्र सतकर्णी के जो बेटा थे, ये रुद्रदामन फर्स्ट ने 2 बार हराया। कितने बार हराया? 2 बार हराया। और ये भारत के लोगों के साथ घुल मिल गए और उन्हीं के साथ एक संस्कृति के साथ जुड़ गए। इसीलिए इनको कहा जाता है कि रुद्रदामन फर्स्ट भारत के लिए अच्छे अच्छे काम भी किए थे। ये संस्कृत का प्रेमी भी थे और संस्कृत के साथ जो भी अभिलेख लिखाते थे अपने पत्थर में, वो सारे संस्कृत में लिखाते थे। इसलिए ये इनको बारे में माना जाता है कि भारत के साथ अच्छे से घुल मिल गए थे और अपना साम्राज्य और अपना देश भारत को ही मान लिया था। इसके बाद फिर तीसरा नंबर पे आता है जिसको पल्लव वंश कहते हैं। पल्लव वंश कुछ खास काम नहीं किया, बस इनका ये याद रखिए कि इसका जो फर्स्ट राजा था उसका नाम था गोडा फर्निस। इसके अलावा ये अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन उतना ज़्यादा इतिहास में इनका नाम नहीं हुआ है। ये तीनों के बाद फिर एक आया चौथा साम्राज्य जिसका नाम था कुषाण वंश। कुषाण वंश यही लोग थे, यूची लोग, जिसको शक मध्य एशिया से शक लोगों को मार के भगाए थे। चौथा नंबर पे कौन है? कुषाण वंश। इसको तुर्कमेनिस्तान भी कहते हैं, तुर्कमेनिस्तान। शॉर्ट रूप में इनको यूची भी कहा जाता था। ये कहाँ रहते थे? मध्य एशिया में रहते थे। शक साम्राज्य जो बनाए थे भारत में, इन्हीं लोगों ने मध्य एशिया से भगाया था शकों को, तो यहाँ भारत में आए थे और यही शकों को देख करके ये लोग जो कुषाण वंश है, ये लोग भारत में आए। अब भारत में आने के बाद बहुत बड़ा इन लोगों ने भी साम्राज्य स्थापित किया। इनका जो पहला राजा था उसका नाम था कुजुल कड़फिसिस। संस्थापक, कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसिस। इसके बाद दूसरा नाम आता है, फेमस नाम, भीम कड़फिसिस। इन्हीं का बेटा था दूसरा उत्तराधिकारी जो बनता है कुषाण वंश का, भीम कड़फिसिस। इन्होंने भी अच्छा काम किए, लेकिन जो कुषाण वंश में सबसे ज़्यादा फेमस हुए राजा, उनका नाम था कनिष्क। ये क्यों फेमस हुए? क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े काम भी किए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म के चौथा संगीति जो किए थे, ये कुषाण वंश के कनिष्क ने ही करवाए थे। तो इनके बारे में लिखेंगे पहले। चौथी बौद्ध संगीति इन्होंने कराया था। ऊपर से कहाँ कराए थे? ये कुंडवन कश्मीर में। और ये बौद्ध संगीति में जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष जो थे, वो इसका जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष जिसको बोलते हैं, वो थे वसुमित्र। और जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था अश्वघोष। बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए क्योंकि ये रामायण के जो कन्वर्ट है, रामायण को कन्वर्ट, चरक संहिता बौद्ध धर्म के लिए जो लिखा गया है, रामायण का ही कन्वर्ट है। ये कौन लिखा था? अश्वघोष ने ही लिखे थे। उसके बाद जो कनिष्क के समय में राजधानी था, कुषाण वंश के जो राजधानी था भारत देश का, वो 2 जगह था। एक मथुरा में था, मथुरा यूपी में, और दूसरा था कश्मीर में, पेशावर कश्मीर। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट्स। सबसे ज़्यादा कनिष्क के इसलिए याद किया जाता है क्योंकि यही एक राजा थे जो अकबर के जैसा काम किए थे और चौथी बौद्ध संगीति इन्होंने ही कराया था। कोई भी धर्म के पर टैक्स नहीं लिया जाता था इनके समय में। उसके बाद बहुत अच्छे काम करे इन्होंने, इसलिए इसका नाम जो कनिष्क का नाम है, इतिहास में कुषाण वंश के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यही विदेशी हमले थे अभी तक। इसके आगे फिर आए मुस्लिम, जो ये सारे तो ये सब अंग्रेज या तो फिर यूनान से आए हुए लोग थे, लेकिन अब की बार जो आएंगे वो सारे के सारे मुस्लिम लोग होंगे जो विदेशी हमला करेंगे, जैसे मोहम्मद गौरी, उसके बाद बिम कासिम, ये सभी जितने थे सारे के सारे मुस्लिम लोग थे और उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया। लगभग 1000 साल तक भारत में ही रहा। उसके बाद फिर अंग्रेज लोग आए और उसके बाद फिर हम लोग का स्वतंत्र भारत बना। तो ठीक है दोस्तों, यहीं तक। थैंक यू।